सा इनर सेल मास इज फॉर्म्ड। जहां पर बेटा लिखा है इनर सेल मास, वहां पर आप लोग इनर सेंट्रल सेल लिख लो बेटा। इनर सेल मास की जगह लिख लो इनर सेल मास। जहां पे आप लिख रहा है आपने, वहां पे आपको लिखना है इनर सेंट्रल सेल, ये लिख लो। हालांकि यही अभी इसमें कन्वर्ट होगा, लेकिन अभी बाद में। तो आप ये इनर सेल सेंट्रल सेल कर लो बेटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जहां पर आपने इनर सेल मास लिख रखा है वहां पर इनर सेंट्रल सेल कर लो, ठीक है। फिर यही इनर सेंट्रल सेल ही इनर मास में कन्वर्ट होगा। तो जल्दी करिए बेटा। इनर सेल मास की जगह इनर सेंट्रल सेल लिख लो, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए एक बार देखना बेटा आप लोग। आपने कहा सर जो मॉर्ला है वो 8 से 16 सेल स्टेज है। तो ये देखिए हम 8 सेल स्टेज दिखा रहे हैं। ये क्या है बेटा? मॉर्ला। आपने कहा कि मॉर्ला अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्टेशन। मॉर्ला ने कॉम्पैक्टेशन किया, कॉम्पैक्टेशन सेल से डिफरेंशिएट हो गई बेटा। जो सेल से डिफरेंशिएट हो गई हैं, आपको पता है कि जब तक ब्लास्टोलास्ट स्टेज रहेगी तब तक नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ेंगी, बट साइज उतना ही बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्टेशन हुआ। आठ सेल ही हम दिखा रहे हैं, ठीक है, 8 सेल। प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्टेशन हुआ तो जिसकी वजह से सेल्स क्या हो गई? डिफरेंशिएट हो गई। ये देखिए, तो ये हो गई इनर सेंट्रल सेल। इसको हमने रेड से दिखाया हुआ है, ICM, इनर सेंट्रल, सॉरी इनर सेंट्रल सेल, ICC लिख लो, इनर सेंट्रल सेल्स। और जो बाहर वाली लेयर है बेटा, ये क्या करती है? ट्रोफोब्लास्ट बन जाती है, ट्रोफोब्लास्ट। अब आप कह चुके हो कि सर यहाँ पर क्लीवेज कंटिन्यू बना रहेगा। इस स्टेज में कहाँ आ जाती है? ये आ जाता है यूट्रस में। और क्लीवेज चालू रहेगा तो जाहिर सी बात नंबर ऑफ सेल्स क्या कर जाएंगी बेटा? बढ़ जाएंगी। आपको डायग्राम व्यू नहीं हो रहा उधर? बना लीजिए बेटा। ये तो ये हो गई आपकी ब्लास्टुला। ये होती है 128 से 256 सेल स्टेज। बना लो बेटा, डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट। हो गया बेटा। देखिए, तो आपने कहा था सर मॉर्ला जो होती है वो 8 सेल स्टेज या 8 से 16 सेल स्टेज होती है। तो 8 सेल हमने दिखाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉर्ला है। मॉर्ला आ जाता है कहाँ? यूट्राइन कैविटी में। और जब यूट्राइन कैविटी में आ जाएगा तो ये कॉम्पैक्टेशन करेगा। कॉम्पैक्टेशन का मतलब होता है सेल्स डिफरेंशिएट होंगी, कुछ पेरीफेरल सेल्स, कुछ सेंट्रल में। तो जो पेरीफेरल सेल्स हैं वो तो ट्रोफोब्लास्ट सेल बता देंगे। ये नीचे वाली जो लेयर बनेगी दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और 1 2 3 जो सेल है वो हमने इनर सेंट्रल सेल दिखाई है। अब होगा क्या कि ये यूट्राइन कैविटी में आ चुका है। अब यूट्राइन कैविटी में आएगा 5th डे के शुरुआत में, 5वां दिन जैसे स्टार्ट हो जाए यूट्राइन कैविटी में हो जाए, आ जाएगा ये ब्लास्टुला। यूट्राइन कैविटी में आ जाएगा, कॉम्पैक्टेशन होगा, सेल से डिफरेंशिएट होंगी, जिसकी वजह से इनर सेंट्रल सेल बनेंगी और ट्रोफोब्लास्ट सेल बनेगा। अब वो कम से कम 3 दिन तक टहलता रहेगा इधर से उधर यूट्राइन कैविटी में, उसको प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाता।
तो जब 3 दिन तक उसी में टहलता रहेगा तो प्रोसेस ऑफ क्लीवेज वो स्टॉप होता नहीं है। तो जब क्लीवेज स्टॉप नहीं होगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती रहेंगी, ट्रोफोब्लास्ट सेल भी बढ़ेंगी और इनर सेंट्रल सेल भी बढ़ेंगी। इसीलिए देखिए ट्रोफोब्लास्ट सेल भी बढ़ गई और इनर सेंट्रल सेल भी बन गई और बन जाती वो जो मार्ला है वो चेंज हो जाएगा किसमें, ब्लास्टुला में। और कितनी सेल होंगे, लगभग 128 से 256 सेल डिस्टेंस। ठीक है, ये पॉइंट लिखेंगे फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, लिखिए बेटा फटाफट। आ गया आयुष समझ में? आयुष समझ में आ गया बेटा? मैसेज फटाफट रिफ्लेक्ट किया करो आप लोग। बोल भाई आयुष, सुनता नहीं क्या? ओके चलो बेटा, आप लोग जल्दी जल्दी मैसेज डाला करो, नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम। चलो ओके बेटा, चलिए लिखते हैं। लिखेंगे इन द यूट्राइन कैविटी in the uterine cavity morula changes into the blastula, morula changes into the blastula। अच्छा मैं मिटाल दूं, मैं खुद ही लिख देता हूं क्योंकि आप लोग कुछ लोग नेटवर्क इस चल जाता होगा, इसको मैं मिटाल दूं फिर लिखा दो बेटा। इसमें लिखेंगे बेटा इन द यूटराइन कैविटी morula changes into blastula and cleavage is continued। ये लिख लो, ब्लास्टुला लिख लो, ये लाइन लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो बेटा। when morula changes into blastula the cleavage remain continue due to which the cells of trophoblast, the number of cells of trophoblast and inner central cells increases, inner central cells increases। ठीक है बेटा, इंक्रीजेस एरो लगा रखा है, इसका मतलब इंक्रीजेस। ठीक है, लिख लिया बेटा, फटाफट नोट डाउन करो। ओके, अब जैसे ही 7वां दिन आता है बेटा, 7वें दिन पर ये जो ब्लास्टुला है कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ द यूट्राइन वॉल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। एक बार मैं पहले समझा दूं फिर इस पर लिखना शुरू करता हूं। ठीक है, देखिए ध्यान देने बेटा, 7वें दिन होगा क्या कि यही ब्लास्टुला स्टेज जो है, ये ब्लास्टुला स्टेज एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आ जाएगी। जैसे आएगी कांटेक्ट उसी को बोलते हैं डे ऑफ इम्प्लांटेशन। तो 7वां दिन जो होगा वो डे ऑफ इम्प्लांटेशन कहलाएगा और इम्प्लांटेशन तकरीबन 3 से 4 दिन तक प्रोसीड होता रहता है। यानी जैसे मुझे थोड़ी देर के लिए ब्लास्टुला समझ लीजिए, इस बोर्ड को आप समझ लीजिए एंडोमेट्रियम, और ये बोर्ड जो है फोम की वॉल है, वाटर काफी ज्यादा भरा हुआ है। तो जैसे ही हम इस फोम की वॉल इन एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आएंगे, जैसे ही ऐसे कांटेक्ट में आएंगे तो ये 7वां दिन होगा और यही कहलाएगा डे ऑफ इम्प्लांटेशन। अब हो गया, अब ये तो डे ऑफ, जैसे टच में आऊंगा डे ऑफ इम्प्लांटेशन कहलाएगा यानी 7वां दिन। अब होगा क्या, 3 से 4 दिन तक हम इसी के अंदर ऐसे धंसते चले जाएंगे। तो ये जो फोम की वॉल है हमको चारों तरफ से ऊपर से कवर कर देगी।
तो 3 से 4 दिन के अंदर चारों तरफ से कवर करेंगे। इम्प्लांटेशन 3 से 4 दिन तक प्रोसीड रहता है। और इम्प्लांटेशन प्रॉपर प्लेस पर हो, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जोना पेलुसिडा। जब इम्प्लांटेशन पूरी तरीके से हो जाता है तब जोना पेलुसिडा क्या करती है, डिसइंटीग्रेट होती है। बात आ गई बेटा समझ में? तो और इम्प्लांटेशन जो होता है यूट्राइन वॉल और ब्लास्टोसिस्ट दोनों का कंबाइंड एफर्ट होता है। तो ध्यान दीजिए ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुला को ही बोलते हैं, लेकिन कब? तो थोड़ी देर के लिए देखिए, जैसे मैंने कहा ये फोम की वॉल थी, हम इसके कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे तो इस फोम की वॉल में लिक्विड काफी ज्यादा भरा हुआ है। समझ लो थोड़ी देर के लिए, समझना ही तो है ना। यानी यूट्राइल वॉल इन एंडोमेट्रियम की वॉल में लिक्विड वगैरह होगा, यूट्राइल लिक्विड। तो होगा क्या, जैसे हम इसके कांटेक्ट में आएंगे तो जैसे इस पर दबाना शुरू करेंगे तो उसमें से पानी रिसना शुरू हो जाएगा। वो पानी क्या करेगा, हमारे बैक पे प्रेशर डालेगा, और जब बैक पे प्रेशर डालेगा तो जाहिर सी बात जो चीज बैक साइड में उठ के आगे आ जाएगी, इधर वेंट्रल साइड में आ जाएगी, तो पीछे की तरफ कैविटी क्रिएट हो जाती है। अब ब्लास्टुला की ये स्टेज ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है, और उसी कैविटी के अंदर फुल्ड हो जाएगा यूट्राइन फ्लूइड, ताकि इनर सेंट्रल सेल को न्यूट्रिशन मिलता रहे। अब वो इनर सेंट्रल सेल्स जो है आगे की तरफ पूरी शिफ्ट हो जाती हैं, वही कहलाने लग जाता है इनर सेल मास। कुछ समझ में आया बेटा? ठीक है ना? यस, चलिए लिखते हैं बेटा, फिर आगे बात करते हैं। लिखेंगे एट 5th डे, सॉरी एट 7th डे, at 7th day blastula comes in contact of endometrium. ब्रेक लीजिए, डे ऑफ इम्प्लांटेशन, डे ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्लांटेशन proceeds for next 3 to 4 days, that is completes on 10th or 11th डे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा पॉइंट, इम्प्लांटेशन इज द कंबाइंड एफर्ट। एक बात बताओ बेटा, जैसे हमको थोड़ी देर के लिए ब्लास्टुला मान लीजिए और इस फोम की वॉल में हम धंसना चाहते हैं, तो हमारे तो एफर्ट है ही, शायद ये देखो धंसना चाह रहे हैं, लेकिन हम धसेंगे तभी जब ये फोम की वॉल भी चाहे, अगर वो नहीं दबना चाहेगी तो फिर हम कैसे इम्प्लांट हो पाएंगे। तो हमारा एफर्ट है, साथ साथ में इस फोम की वॉल का भी है, ना एंडोमेट्रियम की वॉल का भी है। ठीक है ना? तो इम्प्लांटेशन इज द कंबाइंड एफर्ट, is a combined effort of blastula and uterine wall. समझ में आया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्लांटेशन एट प्रॉपर प्लेस, और प्रॉपर प्लेस क्या होगा बेटा, वो फंडस रीजन। फंडस आप जानते हो यूट्रस का पार्ट होता है, ठीक है बेटा? तो इम्प्लांटेशन एट प्रॉपर प्लेस ऑफ यूट्रस occurs
with the help of zona pellucida. With the help of zona pellucida. ये जोना पेलुसिडा लिखा हुआ है बेटा, इधर दिख नहीं रहा थोड़ा सा आपको, तो इतना तो आप समझ चुके हो पहले से। जोना पेलुसिडा DA लिखा हुआ जो छिपा हुआ नजर आ रहा है आपको। हो गया, नोट कर लिया बेटा आपने, है ना। मिटा लो बेटा इसको। अगर फंडस रीजन से हट के यानी प्रॉपर प्लेस से अलग होता है इम्प्लांटेशन, तो वो कहलाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम आपको बता चुके हैं बेटा, नहीं बता चुके हैं? ये पॉइंट बता चुके हैं, लिखाया भले ना हो आपको, तो मुझे तो पूरा याद है, आपको लिखा चुके हैं। कोई नहीं, लिखा भी चुके होंगे तब भी दोबारा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बेटा PDF बना के अपना नोट्स नहीं डाल रहे हैं, बहुत गलत बात है। कुछ लोग अपने नोट्स का PDF बना के डाल रहे हैं, कुछ लोग नोट्स नहीं डाल रहे हैं। दूसरा ये है कि सारे लोग DPP नहीं कर रहे हैं मेरे कहने के बावजूद भी। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने टीचर की बातों का रेस्पेक्ट नहीं करते हो। क्यों भाई? आपसे कहा जा रहा है बेटा आपके भले के लिए, आप चाहे इस समय को यूटिलाइज करिए, चाहे घर पे मौज मस्ती करिए। फ्यूचर अगर पढ़ोगे तो बनेगा आपका ही बेटा, है ना। इसलिए मौज मस्ती मत करिए, घर पे प्रॉपरली रह करके ऑनलाइन क्लासेस आप कीजिए, क्योंकि जो वक्त चल रहा है इसको कोई अंदाजा नहीं इस वक्त का, इस तरीके से क्रिटिकल कंडीशन कब तक चलती रहे, है ना। तो आप अफवाहों पे मत आइए, जो वक्त है आप उसको यूटिलाइज करें, ठीक बेटा। कोई बेटा नहीं, आप ये टेंशन मत लो, मैं सब देख लेता हूँ कि किसने भेजा कहीं नहीं भेजा। ये मत सोचो कि हमने देखा नहीं है। हाँ, वो क्लिक करके ओपन भले ना किया हो, क्योंकि बहुत सारे इसमें स्टूडेंट, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो 350 स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, तो सबका मैसेज देख पाना प्रॉपरली इस तरह क्लिक करके देखना बड़ा इम्पॉसिबल सा होता है। तो आप भेजा करिए, मुझे मालूम जो लोग भेज रहे हैं वो कोई बात उनकी बात नहीं कर रहा बेटा मैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, मैं जो कह रहा हूँ बेटा, मुझे मालूम है, मैं प्रॉपरली सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा। आप सुनो ध्यान से, ये मत सोचो कि हमने मैसेज देखा नहीं आपका। हाँ, क्लिक करके ओपन भले नहीं किया हो, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता बेटा पूरा, ठीक है, सारा करके मैसेज क्लिक करके। हाँ, लेकिन ये जरूर पता है कि किसका मैसेज आ रहा है किसका नहीं आ रहा है ना, ये मैं कह रहा हूँ। तो ये मत सोचो कि हम देखते नहीं, हम देखते सब कुछ है, देखते ना होते तो बोलते नहीं बेटा। हाँ, क्लिक करके ओपन नहीं किया वो लग रहा है, ठीक है। तो आप अपना फ्यूचर देखते रहिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए बेटा, घर बैठ करके, ठीक है। ये लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है बेटा आपको। इफ implantation occurs other than original place, other than proper place, other than proper place, then it is ectopic pregnancy. Then it is ectopic pregnancy, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर प्लेस फंडस है, फंडस से हट के कहीं पर भी होगी वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन यूटेराइन फ्लूइड enters into blastula by forming a cavity
बाय फॉर्मिंग अ कैविटी, और उस कैविटी का नाम है बेटा ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील। During implantation, you can put the interest into the blastula by forming a cavity, due to which inner central cells shifted at one pole in the form of inner cell mass। ये लाइन लिखो बेटा और ये डायग्राम फटाफट बना लो। ये देखिए सारी सेल्स बेटा एक पोल पे शिफ्ट हो गई। ये है बेटा ब्लास्टोसील। आपने जो लाइन लिखी है उसी का मतलब लिखा दिया, देखो मैंने दिखा दिया आपको डायग्राम से। ये है इनर सेल मास, या फिर इसी को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक मास या एम्ब्रियोनिक नॉब। एम्ब्रियोनिक नॉब, इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक नॉब। ध्यान देना बेटा, ये यूटेराइन फ्लूइड, यूटेराइन फ्लूइड ये है सेल्स ऑफ रॉबर। ये क्या है? द पार्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट which remain in contact with इनर सेल मास को आप ICM करके भी लिखना है शॉर्टकट में। कॉन्टेक्ट विद ICM, इनर सेल मास, यानी ट्रोफोब्लास्ट का वो पार्ट जितना ICM के कांटेक्ट में रहता है उसको सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स भी बोलते हैं। नोट कर लीजिए बेटा फटाफट।
तो ये जो डायग्राम बेसिकली ब्लास्टुला का जो दिख रहा है, इसी ब्लास्टुला स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं जब ये कैविटी बन जाती है। ओके बच्चों, यस। तो आपने अभी भी लिखा कि इम्प्लांटेशन के दौरान लिखा हुआ है ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन यूट्राइन फ्लूइड एंटर्स इनटू द ब्लास्टुला बाय फॉर्मिंग अ कैविटी दैट इज ब्लास्टोसेल ड्यू टू व्हिच इनर सेंट्रल सेल्स शिफ्टेड एट वन पोल इन द फॉर्म ऑफ इनर सेल मास। तो आप देखिए ना, सारी इनर सेंट्रल सेल्स एक पोल पे शिफ्ट हो गई, इन्हीं को इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक नॉब बोलते हैं, और कैविटी क्रिएट हो गई। कैविटी को आप बोलते हो क्या? ब्लास्ट। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट? यस, ओके। अगर जिसको ना पता हो बेटा डे ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डे ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, तो डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, डे ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है वो डे ऑफ फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगा उसी दिन डे ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है। एक बार लिखा है हमने बेटा? हाँ, यस यस। आप अपने नोट्स पीडीएफ बना के सेंड करने आप लोगों को लिखाया नहीं है ज्योतिरादित्य क्या? डे ऑफ फर्टिलाइजेशन इज डे ऑफ प्रेगनेंसी, लिखाया या नहीं लिखाया? और तो आप इसको कहीं अलग से लिख लेना बेटा, साइड में कहीं पर लिख लो, डे ऑफ फर्टिलाइजेशन इज डे ऑफ प्रेगनेंसी। नोट पर लिख लो बेटा, एक पॉइंट चाहता हूँ, या कहीं ऊपर जो लाइन कॉलम खाली रहता है वहीं पर ऊपर लिख लीजिए, डे ऑफ फर्टिलाइजेशन इज डे ऑफ प्रेगनेंसी। जबकि डे ऑफ इम्प्लांटेशन, सॉरी, डे ऑफ इम्प्लांटेशन कौन होगा? 7th डे। इम्प्लांटेशन वाला डे होता है डे ऑफ फर्टिलाइजेशन जो, हाँ 7th डे होगा, ठीक है बेटा। डे ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो है कहलाता है डे ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। हो गया बेटा? चलिए, चलो देखना बेटा, जैसे हमने कहा बेटा ये जो है यूट्राइन वॉल है, और ये हो गया ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला, ध्यान देना बेटा, ये देखिए
ये डायग्राम भी बना लो बेटा। ये डायग्राम बना बेटा फटाफट। डायग्राम बन गया बच्चों। चलिए वेरी गुड मुस्कान, बहुत अच्छा बेटा। महक क्लास में हो बेटा? महक आर यू प्रेजेंट? यस। दिशा? दिशा आर यू प्रेजेंट इन क्लास? यस वेरी गुड।
चलो ओके ओके। और कौन थी? ऋचा। सर साइटोट्रोफोब्लास्ट ब्रैकेट में क्या है? ओके, साइटोट्रोफोब्लास्ट इसके ब्रैकेट में लिखा है रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। ये इसके ब्रैकेट में नहीं है बेटा, ये एचसीजी के ब्रैकेट में है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के ब्रैकेट में है। पी से क्या है? ये पासेस वाया यूरिन। मैं सब पढ़ दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये ब्लास्टोसिल लिखा हुआ है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट लिखा हुआ है, लैंगर हैंस लेयर ये इनर होती है, प्लाज्मोडियल ट्रोफोब्लास्ट, सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट ये आउटर लेयर होती है, ये एचसीजी रिलीज करती है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना। ओके, और ये एचसीजी यूरिन के द्वारा पास होता है तो ग्रेविडेक्स टेस्ट किया जाता है, उसमें पता लग जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। अब ध्यान समझिए बेटा, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन होने के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो यूट्राइन वॉल के कांटेक्ट में होती है, वो जस्ट डबल लेयर हो जाती है ट्रोफोब्लास्ट लेयर। तो ये देखिए ट्रोफोब्लास्ट लेयर ही डबल वॉल लेयर हो गई। जो आउटर होती है वो सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट या प्लाज्मोडिया या प्लाज्मोडियल ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है, ठीक है। ये आउटर लेयर होती है और ये क्या निकालती है? सिक्रीटरी इन द नेचर होती है, एक हार्मोन निकालती है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जब निकलने लग जाता है तो पता किया जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं, उसका यूरिन चेक किया जाता है ग्रेविडेक्स टेस्ट से। अगर उस यूरिन में एचसीजी है तो कह दिया जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी क्लियर की जाती है ग्रेविडेक्स टेस्ट से विद द प्रेजेंस ऑफ एचसीजी इन द यूरिन। और जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये इनर वाली लेयर होती है, इसको लैंगर हैंस लेयर भी बोलते हैं, ठीक है ना। यही बात आपको लिखनी है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है बेटा, द ट्रोफोब्लास्ट which is in contact with uterine wall यूट्राइन वॉल जो बेस बनाएगी बेटा, वो वॉल जो बेस का काम करे, ये भाई ये बेस ही तो है इसका। The trophoblast which is in contact with uterine wall differentiated into two parts. Differentiated into two parts. नंबर 1 पे आउटर फिन साइटोट्रोफोब्लास्ट secretes HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट दूसरी दो लिख लो बेटा लेयर, इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट, increased HCG passes via urine
passes via urine responsible for clinical diagnosis of pregnancy with the help of Gravidex test. नोट कर लो बेटा। या HCG का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए बेटा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। यह क्या हार्मोन है? नोट कर लिए बेटा। यस, तो आपकी ब्लास्टुला की ट्रोफोब्लास्ट लेयर दो वाल लेयर की हो जाती है, जितनी यूट्राइन वॉल यानी जो उसका बेस पार्ट होती है, ठीक है, डबल लेयर की हो जाती है। आउटर लेयर से साइटोट्रोफोब्लास्ट इसलिए कहलाती है क्योंकि सारी सेल्स फ्यूज होकर के कॉमन साइटोप्लाज्म आ जाता है, इसलिए प्लाज्मोडिया इसीलिए बोला ही जाता है, या सिन बोला जाता है। सिन का मतलब ही होता है फ्यूजन, और ये सिक्रीटरी इन द नेचर होता है। एचसीजी हार्मोन निकालती है, एचसीजी या प्रोटीन हार्मोन होता है, ठीक है ना। एचसीजी जो है वो प्रोटीन हार्मोन है। तो ये पढ़ रहे थे आप ब्लास्टुला, आपने मोरुला पढ़ लिया, ब्लास्टुला पढ़ लिया, ठीक है बेटा। एक पॉइंट नोट में आप लिखेंगे, द स्टेज ऑफ ब्लास्टुला the stage of blastula with blastocele, the stage of blastula with blastocele is known as blastocyst। नोट कर लो बेटा। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बेटा आप, डेसिडुआ। एक नोट लिखा है, एक पॉइंट नोट, एक यहाँ नोट और लिख लो बेटा, फिर आगे करते हैं बात, ठीक है। FSH पासेस वाया यूरिन। एक पॉइंट और बढ़ा लो बेटा नोट में, आफ्टर मीनोपॉज। मीनोपॉज के बाद जो है FSH यूरिन के थ्रू जाने लग जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको एज इट इज नोट कर लीजिए। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेनोपॉज के बाद यूरिन के द्वारा पास होता रहता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए बेटा। इसके बाद हेडिंग डालेंगे डेसिडुआ। आज आपकी क्लास कितने ड्यूरेशन की है बेटा?
17 वाले बोले 330 315 तक, ओके। सेक्टर 17 वाले बताएं कि नेक्स्ट क्लास उनकी कितने बजे से है? सेक्टर 17 वाले 3:30 पे है, ओके कोई नहीं। हेडिंग डालेंगे बेटा डेसिडुआ। डेसिडुआ जो होता है बेटा ये एंडोमेट्रियम के टर्म के लिए टर्म यूज किया जाता है, लेकिन उस एंडोमेट्रियम के लिए जो एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन कर चुकी हो, यानी उस यूट्रस की वॉल एंडोमेट्रियम के उस यूट्रस के एंडोमेट्रियम के लिए टर्म यूज किया जाता है जिस यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो चुका हो। जाहिर सी बात है कि इट इज द एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। तो प्रेग्नेंट यूट्रस का हो चाहे प्रेग्नेंट लेडी को, बात एक ही, क्योंकि वो यूट्रस लेडी का ही पार्ट है। तो डेसिडुआ क्या है बेटा? इट इज द एंडोमेट्रियम, यानी एंडोमेट्रियम के लिए टर्म डेसिडुआ यूज किया जाता है। इट इज द एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। थ्री टाइप्स की होती है, थ्री टाइप्स। डेसिडुआ बैसियलिस, डेसिडुआ पैराइटेलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ठीक है, डायग्राम एक आपको ड्रॉ करना है, उसी डायग्राम में तीनों चीजें दिख जाएंगी आपको। ये मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट यूट्रस है बेटा, उसकी एंडोमेट्रियम वॉल हमने ले ली है। ये देखिए हमने एंडोमेट्रियम ले लिया है किसी प्रेग्नेंट यूट्रस के, ठीक है ना बेटा। और ये मान लीजिए ब्लास्टुला है, यानी ब्लास्टोसिस्ट। और इधर होंगी इनर सेल मास, ठीक है बेटा। ध्यान देना बेटा, अभी अभी आपने कहा था कि जब इम्प्लांटेशन होता है तो पूरा चारों तरफ से एंडोमेट्रियम क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। तो देखिए इतना बेटा, ध्यान से देखना, इतना जो होता है पार्ट,
एंडोमेट्रियम का, जो इसके बेस का नाम बनाती है, ये कहलाती है डेसिडुआ बैसियलिस। और जो ये फ्री रहती है एंडोमेट्रियम, उसी को बोलते हैं पैराइटैलिस। और जो चारों तरफ से कवर करती है उसको बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। तो ये तो हो गया डेसिडुआ बैसियलिस, जो कि बेस बनाने का काम करती है। ये हो गई डेसिडुआ पैराइटैलिस, और जो चारों तरफ से सराउंड करती है इसको बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए बेटा। सर रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क चला गया था। ओके आयुष बेटे, डेसिडुआ जो है प्रेग्नेंट यूट्रस या जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसके लिए टर्म डेसिडुआ यूज किया जाता है। और जो डेसिडुआ होता है, डेसिडुआ 3 टाइप की होती है बेटा, डेसिडुआ बैसियलिस, पैराइटैलिस और कैप्सुलरिस। जो बैसियलिस वो पार्ट होता है जो इस ब्लास्टोला के बेस पे मौजूद होती है एंडोमेट्रियम। कैप्सुलरिस वो होती है जो चारों तरफ से इसको सराउंड करती है एक्सेप्ट बैसियलिस को छोड़ करके। तो इतना जो है ना, ये रेड वाला मैंने दिखाया कैप्सुलरिस। और जो फ्री होती है एंडोमेट्रियम में, जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम फ्री होती है, जो इसके कांटेक्ट में नहीं होती ब्लास्टोला के, उसको पैराइटैलिस बोलती है। नोट कर लो बेटा, यही होता है डेसिडुआ। तो आपने एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट की है। एम्ब्रियोलॉजी में आपने जायगोट के बाद मॉर्बुला पढ़ लिया, मॉर्बुला के बाद ब्लास्टुला पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गैस्ट्रुला। इसको जल्दी करिए, फिर हेडिंग डालिए गैस्ट्रुला। यानी सही मायने में अब हम इसको ब्लास्टुला नहीं ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। और ये जो कैविटी होती है इसको आप ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी भी कह सकते हो। ब्लास्टोसील का ही दूसरा नाम होता है ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी। ब्लास्टोसील को आप कह सकते हो ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी भी नाम दे सकते हो आप उसको। जिनको ना पता होगा अपना अलग से लिख लेना। हो गया बेटा? आ गया डेसिडुआ क्या होता है? डेसिडुआ जो होता है एंडोमेट्रियम होती है किसकी? प्रेग्नेंट यूट्रस की। 3 टाइप की होती है, तीनों टाइप डायग्राम में आपको दिख भी रहे। हेडिंग डालेंगे इसके बाद बेटा गैस्ट्रुला। तो आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की तीसरी स्टेज आ चुकी है, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला जो होता है बेटा, ये जो इनर सेल मास बना हुआ है, यही इनर सेल मास मार्फोजेनेटिक मूवमेंट करती हैं। यानी अपने हिसाब से सेल कौन सा सेल किस पार्ट को बनाने की कोशिश करेगी, वो मूवमेंट होता है, डिफरेंशिएशन होता है सेल का। तो रीअरेंजमेंट भी कहते हैं इसको। रीअरेंजमेंट करेंगी सेल्स या मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट करेंगी, और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट करने के बाद स्टार्ट हो जाएंगी चीजें बनना। इसी को बोलते हैं गैस्ट्रुला। और ये कई स्टेप में होता है। तो हेडिंग आप लोग डालना है बेटा आपको गैस्ट्रुला। तीसरा स्टेप आ गया, पहला मामला, दूसरा महाभूत घनश्याम नारायण। टाइम हो गया आयुष, अभी टाइम नहीं हुआ।
अभी तो 2 मिनट 3 बाकी है, 2 मिनट बाकी है अभी। हेडिंग डालेंगे बेटा गैस्ट्रुला। आप ये मान चलो कि आपकी जियोलॉजी की 4 क्लासें वीक में होंगी, ठीक है। जिस जिस वीक में हमें 3 क्लासें मिलेंगी उस वीक में तो एक एक्स्ट्रा क्लास होगी आपकी। टाइम आपको क्लियर कर दूंगा मैं, डोंट वरी, ग्रुप पे रात में ही मैसेज कर दूंगा। और जिस वीक में 2 क्लास मिलेंगी हमको, उस दिन उस वीक में 2 एक्स्ट्रा क्लास होंगे, यानी वीक में 4 क्लासें आपकी जियोलॉजी की होनी है, ये आप लोग मान चलिए, ठीक है। गैस्ट्रुला, तो गैस्ट्रुला क्या होता है बेटा, तो इसमें लिखिए इट इज द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, इट इज द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल्स। सर मुझे 444 आया टेस्ट में, वेरी गुड सौम्य संजय। सारे लोग अपने नंबर अभी मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना लिख लीजिए बेटा, इसके आगे स्टार्ट करने। अर्नव 476, वेरी गुड। आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, ठीक है बेटा। ये लाइन लिख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रुला लिख लीजिए, इट इज द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल्स, बस आज यहीं तक, ठीक है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट डे बात। ओके, बाय बाय।